चेस्ट डिफॉर्मिटीज़, मोस्ट कॉमन चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ में हमारे पास आ जाती है बैरल चेस्ट, स्कोलियोसिस, पेक्टिस कैरिनेटम, पेक्टिस एक्सकेवेटम और काइफोसिस। स्कोलियोसिस में जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी भी है, तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी में इसमें एस शेप्ड जो है स्पाइन कर्व बन जाती है, एस शेप्ड या फिर सी शेप्ड। तो इसमें हम फिर देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व है, सिर्फ थोरैसिक है, लंबर रीजन है या दोनों सेगमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें एस शेप भी बन सकती है, अगर हो सकता है सपोज कि जो कर्व है वो थोरैसिक में वो राइट साइड पे है और लंबर में लेफ्ट साइड पे है, या फिर ये टोटली सी शेप भी बन सकती है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये स्कोलियोसिस सी शेप्ड है, जिसमें थोरैसिक रीजन भी इन्वॉल्व है और लंबर रीजन भी इन्वॉल्व है। और सेकंड जो स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है जिसमें चेस्ट भी इन्वॉल्व होती है वो है काइफोसिस। काइफोसिस में जो थोरैसिक का नॉर्मल कर्वेचर होता है वो कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल लार्डोसिस जो है वो ख़त्म हो जाती है। लार्डोसिस ख़त्म होगी तो पेशेंट का जिस भी लेवल पे ये इन्वॉल्व होगा, चाहे वो सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, उसी स्पाइन पे फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, मतलब फ्लेक्शन होगी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं काइफोसिस। काइफोसिस की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है। बाकी जो प्योर चेस्ट की डिफॉर्मिटीज़ हैं वो 3 आ जाती हैं। ये नॉर्मल चेस्ट होती है, पेक्टिस कैरिनेटम है और पेक्टिस एक्सकवेटम है। इन तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ये नॉर्मल चेस्ट है। नॉर्मल में इस तरह से शेप होती है हमारी चेस्ट की, बैरल में ये टोटल जो डायमीटर है वो ज़्यादा हो जाता है। स्कोलियोसिस में क्या है, रोटेशन हमें मिल रही है, एक साइड पे रोटेट हो रही है विजरास भी, रिब्स भी, ड्यू टू स्कोलियोसिस। पेक्टिस कैरिनेटम में अगर हम देखें तो इसमें जो स्टर्नम होती है वो लिफ्ट अप हो जाती है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है। और पेक्टिस एक्सकवेटम में क्या होता है, स्टर्नम जो है वो अंदर सिंक कर जाती है। इन सब की हम डिटेल देख लेते हैं वन बाय वन। अब चेस्ट की फर्स्ट डिफॉर्मिटी जो थी पेक्टिस एक्सकवेटम। पेक्टिस एक्सकवेटम फनल शेप्ड इसमें चेस्ट बन जाती है, रेफर्स टू अ कंजेनिटल चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डिप्रेशन ऑफ द स्टर्नम। इसमें क्या होता है कि स्टर्नम डिप्रेस हो जाता है एंड द एडजेसेंट रिब्स प्रोड्यूसिंग केव्ड इन द अपीयरेंस टू द रिब केज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जिस साइड पे स्टर्नम अंदर की तरफ धंसेगा उसी साइड की रिब्स में केव बनेगी। फर्स्ट और सेकंड रिब और मेन्यूब्रम स्टर्नाई जो स्टर्नम का फर्स्ट पार्ट होता है उनकी पोजीशनिंग इसमें चेंज नहीं होती, वो अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग में होती है। बाकी जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ज़ेफी स्टर्नम है, उनकी पोजीशनिंग चेंज होगी और बाकी सब रिब्स की चेंज हो जाएगी। अच्छा, सेकंड चीज़ जो हमें पेक्टिस एक्सकवेटम में मिलती है वो है एसिमेट्रिकल डिप्रेशन। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि राइट और लेफ्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हो सकता है एक साइड पे हमें डिप्रेशन ज़्यादा मिले। तो इसमें हम अगर कंपेयर करते हैं, मोस्टली जो हमें प्रेजेंटेशन मिलती है राइट साइड पे जो है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। प्रैक्टिस एक्सकवेटम के बारे में कुछ और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसमें हम इसकी इंसिडेंस प्रेवलेंस को देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन इंटीरियर चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी है ये। इसमें अगर हम देखें तो 7 से लेकर 38 जो है पर 10,000 बर्ड्स में ये डिफॉर्मिटी हमें मिल रही होती है। और अगर फैमिली हिस्ट्री का भी रोल आ जाता है इसमें 37 टू 45% तक। फीमेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व, मेल्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, मेल जेंडर एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो इनका रेशियो जो हमें मिलता है मेल वर्सेस फीमेल 3:1 है। अगर तो ये माइल्ड केसेस हैं तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस ये रिजॉल्व हो जाए, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस जो रेजोल्यूशन इसकी होती है वो बहुत रेयर होती है, क्योंकि मोस्टली केसेस जो है वो मॉडरेट या फिर सिवियर केसेस होती हैं। तो मॉडरेट और सिवियर को हम सर्जिकली ट्रीट कर रहे होते हैं कि जो डिप्रेस्ड स्टर्नम है उसको फिर लिफ्ट अप किया जाता है, उसकी नॉर्मल पोजीशनिंग की जाती है। प्रोग्रेशन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट्स। अच्छा, हो सकता है कि शुरू में एट द टाइम ऑफ बर्थ स्टर्नम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड ना हो, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है ये और ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड होता जाता है, सिंक करता जाता है इस। तो ग्रोथ के साथ साथ इसमें प्रोग्रेशन मिलती है, मतलब सिविरिटी और ज़्यादा होती जाती है, तो इसलिए इसे टाइमली हमें मैनेज करना होता है सर्जिकली। टाल, लैंकी और पुअर पोस्चर होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल का। काज इसकी अननोन होती है, मतलब इडियोपैथिक ये है, कैन बी एक्वायर्ड आफ्टर द करेक्शन ऑफ सीडीएच। और इसको मोस्टली जो इसकी कंडीशन डेवलप होती है सीडीएच की करेक्शन के बाद होती है। सीडीएच अब हमारे पास क्या है, ये कॉन्जेनिटल डेवलपमेंट ऑफ हिप होती है, जिसमें जो एसिटाबुलम है वो ठीक से डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से जो फीमर हेड है वो एसिटाबुलम में फिट नहीं हो सकता, मतलब उनमें मेल डेवलपमेंट होती है। तो जिसकी वजह से जो हिप की मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, सारी मूवमेंट्स इफेक्ट होंगी, पेन भी होता है। तो उस चीज़ को हम फिर सर्जिकली करेक्ट करते हैं या फिर ब्रेसेस के थ्रू, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको करेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। तो उसके बाद ये मोस्टली डेवलप होती है। ये इस तरह से है, पिजन चेस्ट इसे कहा जाता है। सॉरी, ये पेक्टस एक्सकवेटम जिस तरह से संकन चेस्ट जिसे कहते हैं या फिर फनल चेस्ट, ये हमारी नॉर्मल चेस्ट हो गई लेफ्ट साइड पे। और एक्सकवेटर में क्या है, ये डिप्रेस्ड हुआ हुआ स्टर्नम फनल शेप की तरह। ये नॉर्मल स्टर्नम की पोजीशनिंग हो गई। और इसमें देखिए तो ये स्टर्नम जो है, स्पेशली जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो डिप्रेस हुई हुई है। तो जब भी स्टर्नम की बॉडी डिप्रेस होगी तो ये हार्ट पे डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करती है, तो इसकी वजह से फिर फर्दर हमें कार्डियक सिम्टम्स भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी थोड़ी सी डिटेल में, मैं आप देख लेते हैं इसे। पेक्टिस कैरिनेटम है जिसे पिजन चेस्ट कहते हैं। स्टर्नम इज प्रोमिनेंट, फॉर्मिंग एन इंटीरियर रिज लाइक द कील ऑफ द शिप विद द रिब्स फॉलिंग अवे स्टीपली ऑन ईदर साइड। इसमें क्या होगा कि स्टर्नम जो है वो लिफ्ट अप हुई होती है, वो प्रोट्रूड हुई होती है, एसोसिएटेड विद अदर कंजेनिटल एनोमलीज स्पेशली कार्डियक लीजन्स एंड कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। तो ये मोस्टली कार्डियक के साथ एसोसिएट करती है, कार्डियक कंडीशन जितनी भी कार्डियक एक्वायर्ड है या फिर कंजेनिटल कंडीशंस है। ये लेस फ्रिक्वेंट है एज कम्पेयर टू पेक्टिस एक्सकवेटम, मतलब ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं एक्सकवेटम से वाले मिलते हैं जिनमें स्टर्नम उनकी डिप्रेस्ड होती है, और ये जिनमें स्टर्नम उनकी लिफ्ट अप होती है ये केसेस कम है। मेल वर्सेस फीमेल रेशियो देखें तो मेल्स इसमें भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और इसका जो
रेशो बनता है 4:1 है। इसकी भी काज अननोन है और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री का रोल होता है इसमें भी। ये वही कैरिनेटम, सेकंड नेम हमने इसे पिजन चेस्ट भी कहा है या फिर कील चेस्ट है। ये इसमें हम देख सकते हैं इस तरह से स्टर्नम उसकी प्रोट्रूड हुई हुई है। ये स्टर्नम की नॉर्मल पोजीशनिंग होगी और ये स्टर्नम आउटवर्ड हुई होगी। इसमें हम देखें तो जो जीपी स्टर्नम वाला पार्ट है लोअर बॉडी या और जीपी स्टर्नम का पार्ट वो आउटवर्ड हुआ हुआ है। तो इसकी करेक्शन के लिए ये मोस्टली ब्रेस दिए जाते हैं माइल्ड केसेस में। अगर मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं तो फिर इनको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। थर्ड कंडीशन हमारी आ जाती है चेस्ट डिफॉर्मिटीज में बैरल चेस्ट, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पेशेंट विद एन इंक्रीज्ड एपी डायमीटर ऑफ द चेस्ट वॉल दैट इज ऑफन सीन इन पेशेंट विद द एम्फिसीमा। इसमें जो एपी डायमीटर है वो पेशेंट का ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली अगर हम देखें तो हमारा एपी डायमीटर कम होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है। लेकिन इन पेशेंट्स में क्या होता है, एपी इक्वल हो जाता है ट्रांसवर्स डायमीटर के। ये नॉर्मल इस तरह से चेस्ट होती है, लेकिन बैरल में क्या होगा, इस एपी डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और तकरीबन ट्रांसवर्स के इक्वल या ट्रांसवर्स से भी एक्सीड कर जाता है। और ये कंडीशन कब डेवलप होती है, एम्फिसीमा के पेशेंट में। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं दोनों डायमीटर को कंपेयर किया हुआ है। नॉर्मल में एपी डायमीटर हम देख सकते हैं कि कम है, जो रेड एरो से नजर आ रहा है, और जो ब्लैक डॉटेड से है वो हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर है जो कि ज़्यादा ही होता है नॉर्मली। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दोनों एरोज की जो लेंथ है वो इक्वल है। इसका मतलब है एपी डायमीटर यहाँ पे इंक्रीज हुआ हुआ है। ये प्रेजेंटेशन होगी वही नॉर्मल वर्सेस बैरल चेस्ट की। अगेन वही डायमीटर्स। थर्ड कंडीशन है फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट जो है ये ट्रॉमेटिक कंडीशन है थोरेसिक की, और इसमें जब भी 3 या 3 से ज़्यादा रिब्स फ्रैक्चर्स होंगे और वो फ्रैक्चर भी 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पे होगा तो उसको हम कहते हैं फ्लेल चेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पीसेस ऑफ रिब्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे फ्रैक्चर होते हैं रिब्स में, उसकी वजह से वेंटिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इसकी काजेस। काज इज यूजुअली ऑलवेज लिंक टू सीवियर ब्लड ट्रॉमा सच एज सीरियस फॉल और कार एक्सीडेंट। सिम्टम्स हमें क्या मिलते हैं, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चेस्ट वॉल। जब अपोजिट मूवमेंट होगी इंस्पायरेशन में, वैसे क्या होती है, चेस्ट की एक्सपेंशन होती है, तो इसमें क्या होगी, जो अफेक्टेड पार्ट होगा वो एक्सपेंड नहीं होगा बल्कि वो संकन डाउन कर जाएगा इंस्पायरेशन पे। और इसी अपोजिट हो जाएगा एक्सपायरेशन पे, जब पूरी चेस्ट हमारी इनवर्ड मूव करेगी, लेकिन वो जो अफेक्टेड पार्ट होगा प्लेन चेस्ट वाला वो क्या होगा, वो हमारा एक अपवर्ड मूव करेगा। इसी की वजह से वेंटिलेशन जो है वो पुअर हो रही होती है। अच्छा, इसमें अब पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो रही है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अब नॉर्मल वो पीस मूव कर रहा है तो वो अंडरलाइन जो भी स्ट्रक्चर होगा, लंग्स ही होते हैं मोस्टली, तो उसमें कंटूजन काज करेगा, उसकी इंजरी काज करेगा। तो जब इंजरी फर्दर ये काज कर रहा है तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस, वही क्योंकि वेंटिलेशन तो है और ये फर्दर ब्रूजिंग होगी। जितनी जल्दी हम इसे ट्रीट करेंगे उतनी जल्दी ये ब्रूजिंग और चेस्ट पेन सबसाइड हो जाएगा, और जितना डिले होगा इसकी मैनेजमेंट में ये सिम्टम्स उतने सीवियर होते जाएंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें, जैसे कि हमने पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स का ऊपर जिक्र किया, इसी का फ्लेल सेगमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल विल नेगेटिवली इफेक्ट रेस्पिरेशन इन 3 वेज। वही नेगेटिवली इफेक्ट कैसे करती है, इंस्पायरेशन पे अपोजिट मूव करेगी और एक्सपायरेशन पे भी वो अफेक्टेड पार्ट अपोजिट मूव करता है, जिसकी वजह से इनफेक्टिव वेंटिलेशन होगी और वही मूवमेंट अपोजिट होने की वजह से पल्मोनरी कंटूजन, पल्मोनरी इंजरी वो काज करती है और हाइपो वेंटिलेशन को लीड करेगी। मैनेज कैसे करते हैं इसे, हम वेंटिलेशन जो है वो मेंटेन करते हैं, पेशेंट को एक्सेसिव फ्लूइड्स देते हैं, पेन मैनेज के लिए हम डिफरेंट एनाल्जेसिक्स दे रहे होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द अनस्टेबल चेस्ट वॉल, और फाइनली हम सर्जिकली इसको ट्रीट करते हैं। ये हमारे पास वही प्लेन चेस्ट जिसमें हम देख सकते हैं 3 रिब्स जो हैं वो 2 साइड्स पे फ्रैक्चर्ड है। तो इसी हमने डेफिनेशन में ही यही पढ़ा था, 3 या 3 से ज़्यादा रिब्स जब 2 साइड से फ्रैक्चर्ड होंगी, द फ्रैक्चर सेगमेंट विल सिंक इनटू द चेस्ट विद इंस्पायरेशन एंड एक्सपेंड आउट ऑफ द चेस्ट वॉल विद एक्सपायरेशन अपोजिट टू द नॉर्मल चेस्ट वॉल मैकेनिक्स। ये हम देख सकते हैं इंस्पायरेशन पे पूरी चेस्ट कैविटी क्या है वो एक्सपेंड कर रही है, लेकिन ये जो अफेक्टेड पीस हैं, ये जो फ्लेयर चेस्ट वाले फ्रैक्चर पीसेस हैं, ये इनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये फर्दर इंजरी काज करेंगे, लंग कंटूजन काज करेंगे। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों पे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पे। इंस्पायरेशन पे पूरी चेस्ट वॉल एक्सपैंड हो रही है, लेकिन वो अफेक्टेड पार्ट रेल सेगमेंट जो है वो इनवर्ड मूव करेगा, और एक्सपायरेशन पे क्या है, पूरी चेस्ट कैविटी जो है वो इनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन वो जो अफेक्टेड पार्ट है वो जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा। अपोजिट मूवमेंट्स हो जाती है नॉर्मल रेस्पायरेशन से।